चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल जो है, कल क्या फोन आ गया था एक सर का, तो इसलिए मेरे को क्लास छोड़नी पड़ गई थी। तो मैं आपको बता देता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या था, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, है ना। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर कैसा होता है, ऐसा होता है ये, इसमें जो चार्ज है वो ठूस ठूस के बड़ा होता है। भाई बात समझे, इस तरीके से चार्ज जो होता है वो ठूस ठूस के भरा होता है, और इसकी रेडियस कितनी होगी, आर, है ना, ये है। तो अब हम इसमें केस वन लेंगे। केस वन क्या लेंगे, है ना, केस वन, केस वन लेंगे। जो पॉइंट है वो कहां पर होगा, आउटसाइड होगा। पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड। If R is greater than R, that is point P is outside. Point P कहां होगा बेटा, outside होगा। आपने इसे चार्ज कितना दिया, Q दिया, बंद कैसे हो गया ये, अच्छा बंद हो गया ये, देखना चार्ज कितना होगा, Q दिया, और यहां पे है। तो जब आउटसाइड के लिए आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप इस सारे चार्ज को कहां मान लोगे, इसके सेंटर पे मान लोगे, है ना, ऐसे। और पॉइंट भी तो ये यहां पे आ जाएगा, ऐसे करके बना लेना आप। तो सिंपल आउटसाइड की कंडीशन में तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, एक मैसेज आएगा अभी। मैंने कल का YouTube में भी डलवा दिया, वॉच डेमो लेक्चर ऑन YouTube। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, वॉच डेमो लेक्चर ऑन YouTube। कैसे,
ठीक है भाई। हाँ भाई ठीक है, तो ये तो आउटसाइड के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2, r इज लेस देन r, दैट इज पॉइंट P इज इनसाइड। इनसाइड का मतलब पॉइंट P कहां होगा, यहां पे होगा। क्लियर है क्या बात भाई? इन्होंने मेरे को एक फॉरवर्ड कर दिया था, किसी और को फॉरवर्ड कर रहा हूं। हाँ भाई, इनसाइड के लिए देखो, बोर्ड पे देखो, यानी कि पॉइंट P यहां पर है। अब यहां पर अगर जो आपको देखो, यहां पे मैं इस पे ही बना लो, R यहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यदि आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या बनाओगे, एक सरफेस बना लोगे, है ना। सरफेस कैसे बना लोगे कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे R दूरी पर निकालनी है, और इसमें जो चार्ज होगा इस अंदर वाला, एक तो गोला हो जाएगा अंदर वाला और एक गोला हो जाएगा बाहर वाला, बाहर वाला गोला। पॉइंट कहां होगा, यहां पे, ये रहा ना R दूरी पर पॉइंट। तो बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा आपका पॉइंट P, ये अंदर वाला गोला हो गया, सही है। तो दो गोले बन गए, ये पॉइंट P यहां पर है। बोर्ड पे देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक तो इस अंदर वाले गोले की वजह से होगी, और यदि मैं बाहर वाले गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूं तो बाहर वाले गोले की वजह से कैविटी के अंदर या इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? क्योंकि स्फेरिकल शेल, हमने इससे पहले पढ़ा था ना, स्फेरिकल शेल, अगर जो स्फेरिकल शेल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है। अंदर कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है बात? तो इस बाहर वाले गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाकी बचा कितना, ये जो अंदर वाला गोला है, ये गोला, इस गोले की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये तो डिस्टेंस आ रहा है, ये कैपिटल R थी। बोर्ड पे देखो, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, इस गोले को, गोले पे चार्ज कितना मान लिया Q डैश है। तो इस गोले के चार्ज Q डैश को इसके सेंटर पे कंसीडर कर लेंगे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। कितनी होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे EP इज इक्वल टू K Q डैश अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात? EP इज इक्वल टू ये K Q डैश अपॉन R स्क्वायर। सही है बेटा, ये हो जाएगी। अभी रुक जाओ, अभी मैसेज आएगा। नहीं, हाँ भाई लिख लिया। तो बोर्ड पे देखो,
यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब कर लो कॉपी तो बता देना। ठीक है भाई। तो अब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस वाले चार्ज की वजह से होगी, और यहां पे मैंने मान लिया चार्ज क्यू डैश, तो कितनी होगी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये लिख चुके हो आप। अब मेरे को बता दो ये क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी। बता सकता है कोई बच्चा क्यू डैश कितना होगा? ये टोटल चार्ज इस गोले पे कितना था? क्यू। अब इस छोटे गोले पे चार्ज जो होगा क्यू डैश वो इससे ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ। कम होगा, नो डाउट कम होगा, कम होगा। तो क्यू डैश देखो कैसे निकालेंगे, यहां मैं रफ में निकाल देता हूं, इधर तो एज इट इज चलते रहने देना। कि जो इसका चार्ज है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। क्लियर है क्या बात? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। चार्ज क्या है? वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना है इसका पूरे गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। तो 1 मीटर क्यूब पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? क्यू अपॉन आर क्यूब। क्लियर है बात? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम कितना होगा? प्रज्ञा इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? So 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा। 4 या हाँ का पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इससे कट गया। तो ये जो चार्ज है इस पे कितना Q डैश, तो इसलिए Q डैश इज इक्वल टू Q अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये बात बताओ, ये बात समझ में आती है या नहीं आती? क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिख लेंगे हम। कितना आ जाएगा? K अपॉन आर स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। सही है? बोर्ड पे देखो, इससे कट जाएगा ये K क्यू आर अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ गया? K क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये है। करो कॉपी तेजी से। और के की वैल्यू भी रख सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। सर हाँ भाई, इसमें जो पॉइंट पी पार्टिकल हमने बाहर रखा है उसका भी डिस्टेंस आर ही लिया, और जो अंदर हमने रखा उसको भी आर ही लिया। हाँ मतलब कि वेरिएबल है ना आर, आर तो वेरी करेगा, है ना। तो आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आर वेरिएबल है। जब अंदर लेंगे तो भी आर, जब बाहर लेंगे तो भी आर, लेकिन आर वेरी करेगा, है ना। जैसे एक्स है, जब एक्स लेते हैं तो एक्स लेते हैं चाहे कहीं भी एक्स हो। मैं बता देता हूं ऐसे कैसे होगा, है ना। देखो कॉपी कर लो तो बता देना, मैं यहीं से साफ करूंगा। घर ही बनाएंगे अपन।
डन सर। ठीक है, ये बात है। अब मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम भी बनाएंगे। ऐसे करके एक डायग्राम बनाएंगे, बड़ा सा बनाना आप तो है ना, और इसके नीचे ऐसे ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, है ना। ये देखो, ये R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू R, ऐसे करके, है ना। तो इसके नीचे हम लिखेंगे ऐसे। बताओ आउटसाइड के लिए क्या था भाई, आउटसाइड R इज ग्रेटर देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था ना। अरे आउटसाइड, तो ये है आर का फंक्शन। तो ये बताओ आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, 1 अपॉन इंफिनिटी, एंड में 0। और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर, आर कहां से कहां तक है, इक्वल भी लगा सकते हो आप यहां पे, यहां से लेके यहां तक। तो आर इज इक्वल टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। करो कॉपी। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, क्लास चल रही है सर, मैंने थोड़ी देर कर, हाँ 9 बजे कर लीजिए, बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा सर, है ना। ओके सर, हाँ ठीक है सर, ठीक। हाँ भाई, R इक्वल टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो थोड़ा ये ऊपर कर दो। हाँ, ये ऊपर नहीं करना, इसे नीचे करना, ठीक है। अपना सेटअप जबरदस्त है है ना, मतलब दे से जुगाड़ है अपना, है ना। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। और आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। और ये कैसे वेरी करेगा बेटा, ऐसे बना लेना, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। हाँ भाई, साइड का भी, हाँ बोलो, साइड वाला है? क्या कह रहे हो बेटा, सर मतलब जब आर छोटा होगा, हाँ जब आर छोटा होगा तब क्या करेंगे, इनसाइड के लिए, है ना, इनसाइड के लिए आर इज लेस देन एंड इक्वल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, देखना जरा, यही निकाली थी ना, नहीं? यस सर। और ये छोटे होने से मतलब ये है कि r इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू r, है ना। यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं हम इस केस में। तो बोर्ड पे देखो, r इज इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब एट सेंटर,
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पर कितनी हो जाएगी बता सकते हो? यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। अबे चाचा यहाँ तो रख किसमें 0 0 आर जब रखोगा 0 आर रखेंगे ना 0 और जब हम सरफेस पे निकालेंगे एट सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी के क्यू आर अपॉन आर क्यूब तो हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोलो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यस सर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो यही है यहाँ पे तो बिल्कुल सही है कंटिन्यूअस फंक्शन है मैथ्स के हिसाब से। अब ये बताओ मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को किस हिसाब से जोड़ूं यहाँ पे यहाँ तक मैं ऐसे जोड़ूं ऐसे जोड़ूं ऐसे जोड़ूं फर्स्ट सेकंड थर्ड या और कोई स्टेप बनाऊं कैसे जोड़ू भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड बोर्ड पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रही है आर के प्रोपोर्शनल लीनियरली इंक्रीज कर रही है कैसे इंक्रीज कर रही है लीनियरली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है आर के प्रोपोर्शनल है इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सुंदर बनाएंगे इस प्रोपोर्शनल टू आर ये तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्लस प्लस भर लेना वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो लीनियरली वेरी करेगा लीनियरली इंक्रीजिंग है लीनियरली इंक्रीजिंग सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0 बाहर की ओर सबसे मैक्सिमम कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी होगी के क्यू अपॉन आर और फिर एक्सपोनेंशियली 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से इट विल डिक्रीज हाँ भाई चलो कॉपी करो तेजी से कॉपी करो तेजी से हाँ अरे कहाँ गया सही है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितने भी आपको ये मैं डेरिवेशन करा रहा हूं इनका रिजल्ट जो है एज इट इज यूज होता है समझ में आई ना बात बोर्ड पे देखो एक चीज और मैं आपको करा देता हूं सुनो एक मिनट ये सब निकाल लो अब मैं इसमें से काफी कुछ ये तो मतलब बेसिक है तो सभी कराते हैं है ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये तो आपको जर्नल किसी कोचिंग वोचिंग की आप किताब ले लोगे तो आपको मिल ही जाएगा है ना भाई जनरल थ्योरी है लेकिन अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं देखो अगर जो इसे मैंने चार्ज क्यू दे दिया तो मेरे को इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बता सकते हो कितनी होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पाई आर क्यू क्लियर है मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ऐसे लिखो मान लिया ये है इसे क्या समझ लो ओरिजिन जो स्पेयर का नॉन कंडक्टिंग स्पेयर का सेंटर है ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये वेक्टर आर है और यहां मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है क्लियर है बात तो बोर्ड पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा अभी बताया के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होगा सही है के क्यू अपॉन के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होगा जरा मैं इसे थोड़ा सुंदर बनाता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब है ना तो क्यू को देखो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी
यहां से Q की वैल्यू आएगी रो Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये आ गई Q की वैल्यू, है ना। तो मैं इसमें Q की वैल्यू रख देता हूं। Q की वैल्यू कितनी रखें? Q की वैल्यू रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हो गया। बोर्ड पे देखो क्या कट रहा है, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 3 बच रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है यहां पे, है ना, वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा। देखो यहां से 4 पाई से 4 पाई, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ये रो आर बचेगा। कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को मैंने सही करा या गलत करा है। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, समझे ये बात। तो यदि मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखने के लिए रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा, बस दैट्स इट। क्लियर है क्या बात। और अगर जो इसका मैग्नीट्यूड लिखना है मेरे को, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रो आर का मैग्नीट्यूड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा फिर से, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यदि वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर इन
वेक्टर फॉर्म, ये कितना रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज आर? आर इज द व्हाट इज आर? आर इज द पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज आर? आर इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या बात? ये है। अरे बोल दो जल्दी से। वेरी गुड। बोर्ड पे देखो। इसका मतलब अगर जो मैं आपसे पूछूं कि एक ये इसकी ये नेगेटिव चार्ज है ना, और इसमें रो कूलम पर मीटर क्यूब का नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, तो इस पॉइंट पर मान लिया यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वेक्टर आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी बता सकते हो बेटा आप? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये कैसा चार्ज भरा हुआ है इसके अंदर? नेगेटिव। आ गई क्या बात समझ में? बोलो। तो सर मतलब पॉजिटिव होगी तो दूर होगी, नेगेटिव होगी तो पास होगी। पास टुवर्ड्स द सेंटर होगी। क्लियर है बात? और ऐसे हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा ओपी। तो जो ई वेक्टर होगा, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हाँ रिपीट कर दोगे, सर कनेक्शन चला गया था। कुछ नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि यदि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगी, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यदि मैं वेक्टर R1 मान लूं, इसे वेक्टर R1 मान लूं, है ना, इसे वेक्टर R1 मान लूं, तो हो जाएगी रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? माइनस आना चाहिए ना फिर तो। एक मिनट मैं तुम्हारी सुन लो। R1 मैंने ऐसे माना है, अगर जो मैं इसे R1 इस तरीके से मानूंगा, वेक्टर को मैंने क्या माना ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो निश्चित रूप से मैं R मान लेता हूं इसे, मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? R वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जो मैं कोई वेक्टर R इधर को ही मान लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, तो फिर ऐसे आएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। एडमिट कर दीजिए। कैसे? सर ये उसको एडमिट कर लीजिए। अच्छा, मीटिंग में। अच्छा, अरे ठीक है। चलो, अब मैंने वो हटा दिया है एडमिट करने का, है ना, भूल जाता हूं मैं। बता दिया करो। हाँ भाई यश, यस सर। देखो इधर मैं ये समझा रहा था कि अगर जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर माइनस की वजह से, और ये वेक्टर आर है इधर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? माइनस रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इधर की ओर। सही है? यस सर। हाँ, लेकिन अगर जो मान ले किसी वजह से ये है ऐसे करके है, और ये वेक्टर आर ही इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और रो वेक्टर आर वेक्टर दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। देखो इसका यूज हम टफ क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं
उसे सॉल्व करने में करते हैं। भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन बनता है एडवांस में, तो मतलब देख लो सब मैकेनिक्स ही है। इनसाइड कैविटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इन solid uniformly charged sphere। यस सर। हाँ सही है भाई। ऐसे करके है, देखो कैसे है, बड़ा सा चित्र बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? बड़ा सा चित्र। बड़ा सा चित्र ही बना करके सुंदर समझ में आएगा कि यहां पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर जो डेंसिटी है वो रो कूलम पर मीटर क्यूब है, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। अब क्या करा कि यहां पे एक कैविटी बना ली। कैविटी मतलब चार्ज यहां सब जगह है, लेकिन यहां पे कैविटी है। क्लियर है क्या बात? तो कैविटी है, सुनो एक मिनट, ऐसे मत बनाना, गलत हो जाएगा, चित्र अच्छा नहीं बनेगा। कैविटी कहां है? यहां पर है कैविटी, सही है। ऐसे अब इस कैविटी के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। क्लियर है? इसे मान लेते हैं ओरिजिन। ऐसे ओरिजिन पर रखा है इसका सेंटर, और रो कूलम पर मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और ये जो कैविटी है इसका सेंटर मान लेते हैं यहां पर है ना, और ये पॉइंट यहां पर है ऐसे, और इसकी रेडियस ये ऐसे मान ली, यहां सेंटर है इसका, और यहां से लेके यहां तक इसे ओ डैश मान लेते हैं, और पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है बेटा? नहीं रेडियस छोड़ो आप, रेडियस का मतलब ही नहीं है इसका, है ना। ओ ओ एस गिवन क्या है? ओ ओ इज इक्वल टू आर। डिस्टेंस कितनी है? आर गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, बस पॉइंट पी है, पॉइंट पी ऐसे लिख देंगे, एट पॉइंट पी इनसाइड द कैविटी। बता दो इनसाइड द कैविटी, ये रहा, ये है कैविटी का। व्हाट इज ओ डैश? ओ डैश इज द सेंटर ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ कैविटी। व्हाट इज ओ? सेंटर ऑफ स्फीयर। बनाओ ऐसे।
हाँ भाई हो गया। यस सर। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। इसे करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो खाली है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये खाली है सारा। कैविटी उसे बोलते हैं कि खोखला है। कैसे खोखला है, बड़ा सा चित्र बनाएंगे फिर से। ऐसे खोखला है, ये रहा इसका सेंटर ओ डैश, ये हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसे भर दूंगा। कैसे? मैं इसे पॉजिटिव चार्ज से भर दूंगा। बोलो भर दूं क्या पॉजिटिव चार्ज से? चलो इसमें नहीं, इसमें गंदा हो जाएगा, ये तो अलग से चित्र बनना है। देखो इधर ध्यान से बोर्ड पे, इसे तो ओ डैश ऐसे ही रखना, इससे गंदा कर लेते हैं, है ना, समझाने के लिए। देखो बोर्ड पे कि आप भी भर लेना इसे। मैं यदि इसमें पॉजिटिव चार्ज डाल दो इस स्फीयर के अंदर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगी फिर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। नहीं ये बात समझ में आई? अगर जो मैं इसे प्लस चार्ज इसके अंदर डाल दूं, तो एक काम तो हमारा आसान हो जाएगा कि ये पूरा एक गोला बन जाएगा। सही है, लेकिन गलत काम क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें इसके लिए निकालनी थी, हमने अपनी तरफ से चार्ज और डाल दिया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो जाएगी यहाँ पे पॉइंट पी पे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से? है भाई यश? तो क्या करूं फिर? यस। क्या करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो? हैं? मतलब पूरी सर्कल के ऐसे डाल के फिर जो छोटी सर्कल का माइनस कर देंगे। हाँ ऐसे करेंगे, लेकिन सुनो मेरे ध्यान से, मैं उल्टी, मैं थोड़ा सा उड़ के, जितना प्लस डाला उतना ही माइनस डाल दूं तो नहीं चेंज होगा फिर। बोलो प्लस, जितना प्लस रखा उतना ही माइनस कर दूं मैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बोर्ड पे देखो हमारा काम आसान हो जाएगा कि सारे में क्या हो गया, प्लस प्लस चार्ज, ये ना। बोलो इस पॉइंट पे अब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण, प्लस गोले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी हमें कितनी, किधर की ओर, मान ले O, इसे मान ले P, तो यहां पे थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, E1 वेक्टर हो जाएगी। बात समझ में आती है नहीं, ये बताओ यश? प्लस के कारण। यस सर। सही है। अब देखो बोर्ड पे अगर जो मैं इसे यहां पे नेगेटिव नेगेटिव भी तो है, ये रहा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये रहा O डैश, तो यदि मैं इस नेगेटिव के कारण लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इधर, ये E2 वेक्टर हो जाएगी। यानी कि यहां पे प्लस के साथ में नेगेटिव भी है। बोलो तो इधर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हो जाएगी E2, थोड़ा सा सही बना लेना, E2 वेक्टर हो जाएगी इधर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस नेगेटिव वाले सेंटर के ओर होगी। ये देखो ये पॉइंट कितना है, P, बनाना साफ तरीके से आप। बोलो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना लिखूंगा भाई, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर लिख दूंगा। ये बात समझ में आती है नहीं प्रज्ञा? यस सर। कॉपी करो इसे, बनाओ। सर वो नेगेटिव वाला हॉलो के सेंटर में जा रहा, हॉलो के सेंटर की ओर हुआ, और हाँ। मतलब कि सर और पॉजिटिव के कारण कि वो उसके सेंटर से भी ऐसा। बिल्कुल, जब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की ओर नहीं होगी, और जब ये केवल नेगेटिव को हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके सेंटर की तरफ नहीं होगी। ये ना E1 वेक्टर E2 वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ये O डैश P। सर आगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। हो गया बेटा? यस सर। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं। इवन वेक्टर, हेलो हेलो, हाँ जी सर। अभी नहीं सर, मैं आधा पौन घंटा और लगेगा सर, है ना? हाँ 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 हाँ, 9 बजे कहा था ना आपने, तो 9 बजे कहा था। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो तो मैंने पहले कहा था कि ठीक है, आप 9 बजे कर देगा सर, है ना? मैं सर बिल्कुल। हाँ भाई, हाँ भाई, ये बताओ ये जो इवन वेक्टर है, इवन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब रो हो तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। और वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r, व्हाट इज r इज द पोजीशन वेक्टर यहां से लेके यहां तक। तो क्या मैं इवन वेक्टर को, इस वेक्टर को रो ओपी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं क्या? ओपी वेक्टर, चाहे आप इसे आर वेक्टर लिख दो, लेकिन मैं तो ओपी वेक्टर लिख रहा हूं, बोलो सही है। और व्हाट अबाउट ई टू वेक्टर? ई टू वेक्टर बताओ मेरे को। ये नेगेटिव के कारक है, लेकिन डायरेक्शन इसमें माइनस रो प्लस रो का कोई चक्कर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है। ई टू वेक्टर जो होगा रो पीओ डैश वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या प्रज्ञा? तो जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 वेक्टर होगा, यही तो है। इवन वेक्टर क्या है? रो ओपी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो पी डैश वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके ओपी प्लस पीओ डैश वेक्टर लिख देता हूं। मेरे को बताओ ए बी प्लस बीसी वेक्टर कितना होता है? ये एसी वेक्टर के बराबर होता है। ध्यान से देखो, मैं इसे 3 एप्सिलॉन नॉट क्या लिखो बेटा इस वेक्टर को? ओपी प्लस पीओ डैश। ओ डैश वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कितना? रो ओ डैश वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं, है ना, इधर की साइड। क्या लिखूंगा? ईपी इज इक्वल टू रो ओ डैश वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सही है? या कॉपी करो तेजी से। तो वो जो E इक्वल्स टू सिग्मा r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट का
सर इसमें आर क्या था? आर था वेक्टर, यहां से लेके यहां तक का वेक्टर, ये ओपी वेक्टर, आर वेक्टर। चेक करो, इवन को ये लिख सकते थे ना ये। यस सर, ओके सर। वो एक बार और देख लो, अगर जो ये सेंटर ओ डैश है और ये ओ डैश है, ये ओ है, ओ है, ओ इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ओ डैश इज द सेंटर ऑफ कैविटी, तो ये वेक्टर क्या है, ओ डैश, इसके बीच की डिस्टेंस गिवन है कितनी, आर। तो ये ओ डैश वेक्टर को यदि मैं आर वेक्टर मान लूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा पॉइंट पी पे, वो हो जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज आर? is the o dash vector is the vector joining o and o dash, vector joining o and o dash ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मैं लिखाऊंगा, पहले आप इसे कर लो, मैं सुंदर बना के लिखूंगा, तब आपके समझ में आएगी कि कहानी क्या है। डेरिवेशन तो करा दिया हमने, लेकिन रिजल्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। अरे हो गया भैया। हेलो, यस सर, हो गया। भाई जल्दी जल्दी कर लिया करो। सुनो मेरी Yes, बात। sir. हाँ देखो, हमने क्या किया है, हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इन सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। बोलो कैसे?
कि बड़ा सा चित्र बनाना फिर से, ये है, और मान लेते हैं यहां पे हमारे पास कैविटी है, ये हमारे पास कैविटी है और इसका सेंटर O है और ये O डैश है। तो इसकी कैविटी और इसको मिलाने वाला जो वेक्टर है ये है R वेक्टर। तो इस पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, रो R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या इस पॉइंट की पोजीशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया ना, अरे वेक्टर R है, दिस इज वेक्टर R। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की पोजीशन पर निर्भर कर ही नहीं रहा। आई बात समझ में? कैसे? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे है, इस वेक्टर के पैरेलल है, ऐसे। आई बात समझ में? ऐसे करके है, ये रहा। और इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, ऐसे करके। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और इसे मैं O डैश मान लेता हूं, सिंपल सा O डैश, ऐसे। और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। नहीं आई बात समझ में? तो इसके अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कैविटी के इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, है ना। मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, मतलब अब देखो एक बार मैंने आपको समझा दिया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बनाएंगे इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे कैसे होगी, ऐसे होगी। यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भाई साहब, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर। और ये क्या है, वेक्टर R, दिस इज वेक्टर R। व्हाट इज वेक्टर R? O और O डैश को जोड़ने वाला वेक्टर, ये वेक्टर R है। और अंदर जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगा। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। नहीं आई बात समझे? बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं मान लिया यहां पे बना दूं और ये हो जाएगा, इसका मान लिया O1 मान लेते हैं, O1 मान लेते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पता क्या, कैसे होगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वेक्टर के पैरेलल, ऐसे, इस वेक्टर के पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये हो जाएगा O1। नहीं, और ये कितनी होगी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रो और वेक्टर R। ये मान ले वेक्टर R1 है, ये वाला वेक्टर क्या है, O1 को मिलाने वाला रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर कांस्टेंट होगी, और ये जो होगी हर जगह 3 एप्सिलॉन नॉट। ये है कहने का मतलब। कैविटी, यहां भी कैविटी बनाएंगे तो उसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट विल बी along the line joining the center of cavity and the center of the sphere. सर तो मतलब ऐसे क्यों है कि उसके डायरेक्शन के पैरेलल है? पे निकाला ना ये ना, आर वेक्टर के पैरेलल अलोंग द आर वेक्टर, ये ना निकाला है हमने। मतलब फिर इससे पैरेलल का कैसे पूछला? अबे ए वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर, तो दोनों क्या होंगे, ये पैरेलल वेक्टर, मैग्नीट्यूड अलग वेक्टर अलग। ये आर वेक्टर, ये ईपी वेक्टर, यानी कि ईपी वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर। ये सब
हो गया बेटा? यस सर। हाँ भाई, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहले मैं समझा देता हूं कि सॉलिड स्फीयर है और इसमें रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है बात? लेकिन साथ में इसमें एक कैविटी भी है। कैविटी कहां है? ये भी कैविटी, ऐसे करके कैविटी है। क्लियर है बात? इसका सेंटर मान लेते हैं O है और ये O डैश है। ठीक है भाई? और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। A मान लेते हैं, A कितनी मान लेते हैं? A। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A है। सही है। अब इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है छोटे वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है? B है। जो कैविटी की रेडियस B है। और यहां पर इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। सही है बात? और ये एंगल कितना बना रहा है? बोर्ड पे देखो, ये जो लाइन है ये इट इज मेकिंग एंगल थीटा। और पॉइंट P पर क्या रखा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये बताना है, अच्छा आपको ये बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा और ये इस वॉल पे, इस स्फीयर पे कितनी देर में टकराएगा, ये कितने डिस्टेंस पे टकराएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? लिख लो, लिखो। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पॉइंट P inside a cavity, inside a cavity as shown in figure, as shown in figure. Find at what time it will hit the cavity again, है ना? ये है।
हाँ भाई, इसकी बी मैं यहां भी लिख देता हूं, वेयर ए इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ओ डैश एंड बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैविटी, ये भी लिख लेना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ भाई, कर रहे हो नहीं? क्वेश्चन का उतार लो तो मेरे को बता देना, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन। अभी आपको समझ में तो आया नहीं होगा क्वेश्चन है कैसे, है ना? ओ हाँ भाई, कर लिया कॉपी? बड़ा सा चित्र बनाना है ऐसे। ये कैविटी है, ये बोर्ड पे देखो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर किस प्रकार से होगी बता सकते हो? यूं ऐसे होगी, पैरेलल, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी भाई? मान लेते हैं ये कितना है ए, ये कितना है ए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगी। बोलो, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कहां पर? इस जगह कोई चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई चार्ज रखा हुआ है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो बेटा इस पे फोर्स कितना लगता है? क्यू अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर जो माइनस क्यू रखा हुआ है तो उस पे कितना लगेगा? क्यू अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात पता थी आपको? नहीं पता थी? यश, शिवालिक, हाँ, फोर्स लगता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की ओर है और ये है नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इस पे इधर, अपोजिट लगेगा। अब मैं इसे साफ कर देता हूं। इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाए रखना, यहां तक ऐसे चित्र बनाना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पे। तो बोर्ड पे देखो, ये थीटा था, ये थीटा था, ये तो ये इसका ये फोर्स लगेगा इस पे। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई। चार्ज कितना है? E।
और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स लगेगा। यदि मैं इसका मास कितना मान लू m, तो ये ऐसे ऐसे चलने लगेगा और यहां पे जाके टकराएगा फिर। तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका बॉडी का। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास m, E रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट m, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन E रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट m। बोर्ड पे देखो, हमें बताना है कि कितने टाइम में, एट व्हाट टाइम लिखना था यहां पे, एट व्हाट टाइम इट विल हिट द कैविटी अगेन, टाइम लिख लो। अब बोर्ड पे बताओ, ये यदि यहां पे देखो तो इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऐसे गति करके हुए यहां पे आ जाता है, बोलो, और ये एंगल थीटा। तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और इसका एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया एक्सेलरेशन आ गया इसका E रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट m, दिस इज द एक्सेलरेशन, बोलो, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब इसकी रेडियस कितनी थी भैया, इसकी रेडियस थी d, और ये है b, और ये है थीटा। तो मेरे को बताओ यहां से लेके a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, ये वाली ए बी डिस्टेंस बता सकता है कोई बच्चा। एक्सेलरेशन तो इसका इतना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, अब ए बी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे निकालोगे ए बी डिस्टेंस, बता सकता है कोई बच्चा ए बी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये है बी, ये कितना हो जाएगा, थीटा सिमेट्री से हम कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, मैं साफ लिख देता हूं, पाई माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। अच्छा, कुछ और तरीका है इसका, नहीं है तो सही। देखो मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लू, x यहां से लेके ए बी कितना मान लिया x, बेटा कोसाइन रूल लगाना आता है आपको, नहीं, ट्राइंगल ए ओ डैश में cos थीटा इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू बी, तो पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos 2 थीटा, 2v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये आ गया, कॉपी करो, ए बी इज इक्वल टू 2b cos थीटा,
अरे हो गया बेटा? नहीं, तुम तो देर में लिखते हो। सही है, तो टाइम तो निकल जाएगा, डिस्टेंस आ गई, क्या लगा दूंगा अब? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। s डिस्टेंस कितनी है? 2b cos थीटा 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन a तो वैसे डिस्टेंस दे दी, लेकिन यहां लिख लो रो a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो देखो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 12 एप्सिलॉन नॉट m b cos थीटा अपॉन रो अपॉन e रो a, ये आ गया t। दिस इज द टाइम। IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना? इसके जैसा नहीं, ये नहीं आया, मतलब लगभग कुछ ऐसा ही का आया है ना, ये है। तो उसमें तो डेटा दिया हुआ था तो आसान हो जाएगा, इसमें डेटा नहीं दिया हुआ तो थोड़ा सा इसमें टफ हो गया, बस ये बात है। सही है, तो आज के लिए इतना ही है ना? कल को फिर से क्लास होगी आपकी संडे में, है ना?